जरा एक पल के लिए कल्पना कीजिए, कोई एक ऐसे देश के लिए अल्टीमेट रूल बुक यानी उसका संविधान लिख रहा है जिस देश ने उसे सदियों से ये बताया हो कि वो एक क्लासरूम के अंदर बैठने के लायक भी नहीं है। ये एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट है अगर हम इसे विजुलाइज करें तो। बिल्कुल, है ना। सोचिए, एक छोटा बच्चा है, स्कूल में उसे बाकी बच्चों के साथ नहीं बैठने दिया जाता, वो बाहर धूल में बैठता है और वहीं से खिड़की के रास्ते टीचर की बातें सुनकर समझने की कोशिश करता है। और जाहिर है कि एक बच्चे के मन में ये सवाल तो आएगा ही कि उसके साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। एग्जैक्टली। एक दिन वो घर लौटता है, बहुत उदास है और अपनी माँ से पूछता है कि आखिर उसे अंदर क्यों नहीं जाने दिया जाता, उसे पढ़ने का पूरा अधिकार क्यों नहीं है। तो उसकी माँ बड़ी बेबसी से जवाब देती है कि बेटा, क्योंकि हम एक नीची जाति में आते हैं। जो कि उस दौर की एक बहुत ही कड़वी सच्चाई थी। हाँ, तो बच्चा पलटकर पूछता है कि ये कहाँ लिखा है, किसने तय किया कि हम किस जाति में आते हैं। माँ कहती है कि किसी किताब में ऐसा लिखा है। और वहीं उस धूल में बैठे बच्चे के मन में एक बात घर कर जाती है। वो अपनी माँ से कहता है कि माँ, किताब में तो गलत भी लिखा हो सकता है। और वो एक संकल्प लेता है कि जब मौका मिलेगा तो वो उस किताब को ही बदल देगा। जी हाँ, वो कहता है कि मैं एक ऐसी किताब लिखूंगा जिसमें हर इंसान बराबर होगा। और देखिए, मजे की बात यह है ना कि ये कोई फिल्मी डायलॉग या किसी कहानी का ड्रामा नहीं है। ये हमारे देश की एक बहुत ही ठोस ऐतिहासिक वास्तविकता है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो बच्चा आगे चलकर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर बना और वो किताब जिसे उन्होंने लिखा वो आज भारत का संविधान है। ये घटना सिर्फ एक भावुक कर देने वाला किस्सा नहीं है, बल्कि ये समझने की नींव है कि कैसे बचपन के कटु अनुभवों ने एक व्यक्ति को विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र गढ़ने के लिए प्रेरित किया। एकदम सही। और हमारी आज की इस गहन चर्चा का विषय भी यही है। हम डॉक्टर लक्ष्मण यादव के एक बहुत ही विस्तृत और शोधपरक वक्तव्य का विश्लेषण कर रहे हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि अंबेडकर होना आसान क्यों नहीं है। जी, और कैसे उन्होंने अपने व्यक्तिगत अपमान को एक राष्ट्र के निर्माण में बदल दिया। लेकिन देखिए, इस चर्चा में आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। डॉक्टर यादव का जो व्याख्यान हम आज एनालाइज कर रहे हैं, उसमें राजनीति, इतिहास और समाज से जुड़े कुछ बहुत ही तीखे पहलू शामिल हैं। बिल्कुल, और ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि हमारा मकसद यहाँ किसी लेफ्ट या राइट विचारधारा का झंडा उठाना नहीं है। एकदम, ना ही हम किसी राजनीतिक पक्ष का समर्थन या विरोध करें। हमारा उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ उन तथ्यों और तर्कों की निष्पक्ष पड़ताल करना है जो इस स्रोत में रखे गए हैं। जी, निष्पक्ष रूप से इतिहास को देखना है हमारी सबसे बड़ी बौद्धिक जिम्मेदारी है। तो चलिए सीधे उसी दौर में चलते हैं। जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो आज के ज़माने में भी अगर कोई हार्वर्ड या कोलंबिया से एक अच्छी डिग्री लेकर आता है तो उसे बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता है। हाँ, मतलब आज के ज़माने में भी वो एक बड़ी बात है। बिल्कुल, लेकिन जिस वक्तव्य पर हम चर्चा कर रहे हैं वो एक चौंकाने वाला आंकड़ा सामने रखता है। डॉक्टर अंबेडकर ने उस दौर में जब उनके वर्ग के लिए पढ़ना लगभग असंभव था, 32 डिग्रियां हासिल की। एक मिनट, 32 डिग्रियां? जी हाँ, और उन्होंने विदेश में पढ़ाई की और 4 PhD प्राप्त की। और ये कोई मानद या ऑनररी डिग्रियां नहीं थी, ये उनकी अपनी कड़ी मेहनत और बौद्धिक क्षमता से अर्जित की गई थी। मतलब ये तो सच में हैरान करने वाली बात है। आज के समय में जब हमारे पास इंटरनेट है, इतनी सारी सुविधाएं हैं, तब भी किसी के लिए एक PhD करना मानसिक रूप से थका देने वाला काम होता है। उस दौर में बिना किसी संसाधन के ये कैसे संभव हुआ? यही तो उनकी विलक्षण प्रतिभा थी। पर इससे भी बड़ा सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये कि क्या इतनी डिग्रियां लेने के बाद समाज में उनकी स्वीकार्यता बढ़ी? क्योंकि आमतौर पे हम मानते हैं कि शिक्षा एक लेवलर है, मतलब आप पढ़ लिख गए तो समाज आपको सम्मान देने लगता है। और यहीं पर डॉक्टर यादव का ये वक्तव्य उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ता है। शिक्षा ने अंबेडकर का बौद्धिक स्तर तो बढ़ा दिया, लेकिन समाज का नजरिया उनके प्रति बिल्कुल नहीं बदला। अच्छा, समाज का नजरिया वैसा ही रहा। बिल्कुल। और इस बात को साबित करने के लिए स्रोत में बड़ौदा के सयाजी बाग का एक वाकया है जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से दुनिया की बेहतरीन शिक्षा हासिल करके वो एक ऑफिसर रैंक पर काम करने के लिए भारत लौटे। तो मतलब वो एक बहुत ऊंचे पद पर थे। जी, तकनीकी रूप से वो उस ऑफिस में बहुत से सवर्ण कर्मचारियों के बॉस थे, लेकिन वहां का चपरासी उन्हें उनके हाथ में फाइलें नहीं देता था। क्या
वो चपरासी होकर अपने बॉस को फाइल हाथ में नहीं देता था। हाँ, वो दूर से फाइलें उनकी मेज पर फेंकता था क्योंकि उसे लगता था कि उन्हें छूने से वो अपवित्र हो जाएगा। उन्हें पीने का पानी तक नहीं दिया जाता था और पूरे शहर में उन्हें किराए पर एक कमरा तक नहीं मिला। मुझे इसी जगह पे आके थोड़ा रुकना है और इसे गहराई से समझना है। मान लीजिए मैं उस जगह होती, मेरे पास दुनिया की सर्वश्रेष्ठ डिग्रियां हैं, मैं ग्लोबल लेवल का टैलेंट हूँ और मेरा अपना चपरासी मेरे साथ अछूतों जैसा व्यवहार कर रहा है। ऐसे में कोई भी सामान्य इंसान क्या करेगा? आमतौर पर कोई भी वहां से चला जाएगा। वही तो, वो इस्तीफा देगा, वापस लंदन या न्यूयॉर्क जाएगा, वहां किसी टॉप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनेगा और एक शानदार जिंदगी जिएगा। स्रोत बताता है कि इन सब से टूटकर अंबेडकर एक पेड़ के नीचे बैठकर बहुत रोए थे, जिसे आज संकल्प भूमि कहा जाता है। जी, सयाजी बाग में है वो जगह। मेरा सवाल ये है कि एक इंसान के अंदर ऐसा क्या मैकेनिज्म काम करता है कि वो उस अपमान से भरे देश को छोड़कर भागने के बजाय उसी देश को सुधारने की जिम्मेदारी ले लेता है? देखिए, ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। मनोविज्ञान में हम इसे फ्लाइट और फाइट यानी पलायन और संघर्ष का सिद्धांत कहते हैं। हाँ, भाग जाना या लड़ना। बिल्कुल। पलायन करना सबसे आसान और तार्किक विकल्प था। वो एक शानदार जीवन जी सकते थे, लेकिन यहाँ बात व्यक्तिगत आराम की नहीं थी, बात संस्थागत बीमारी की थी। मतलब वो समझ गए थे कि ये सिर्फ एक इंसान की नफरत नहीं है। एग्जैक्टली। वो समझ गए थे कि ये चपरासी की व्यक्तिगत नफरत नहीं है, ये एक सिस्टम का कोड है जो हजारों सालों से लोगों के दिमाग में इंस्टॉल किया गया है। अगर वो वहां से भाग जाते तो वो व्यक्तिगत तौर पर तो सफल हो जाते, लेकिन उनके पीछे जो करोड़ों लोग थे, उनका क्या? ये सच में बहुत गहरा विचार है। उन्होंने उस संकल्प भूमि पर यह तय किया कि उनकी ये अभूतपूर्व योग्यता सिर्फ उनकी अपनी तरक्की के लिए नहीं है, ये योग्यता एक हथियार है इस सड़े हुए सिस्टम के खिलाफ लड़ने का। उन्होंने संस्थागत बदलाव के लिए अपनी व्यक्तिगत सफलता को दांव पर लगा दिया। ये बहुत बड़ा शिफ्ट है। मतलब आपने अपनी निजी सफलता की तिलांजलि दे दी ताकि एक पूरे समाज का जो आर्किटेक्चर है उसे बदला जा सके। बिल्कुल। और इस आर्किटेक्चर को बदलने का सबसे बड़ा मौका उन्हें तब मिला जब भारत का संविधान लिखा जाने लगा। हाँ, और यहाँ स्रोत एक बात बहुत साफ करता है कि उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसी एहसान के रूप में नहीं बनाया गया था। एकदम नहीं। संविधान सभा में उस समय देश के कई दिग्गज मौजूद थे, लेकिन जब बात आई कि विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करके भारत की जटिलताओं के हिसाब से उसे कौन ड्राफ्ट कर सकता है, तो कानूनी और आर्थिक मामलों में डॉक्टर अंबेडकर के समकक्ष कोई नहीं था। ये उनकी विशुद्ध मेरिट थी। लेकिन प्रैक्टिकली सोचिए, यहाँ मैं थोड़ा डेविल्स एडवोकेट प्ले करना चाहूंगी। जब उनके हाथ में कलम आई और वो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने, उनके पास तो असीमित शक्ति थी ना? हाँ, शक्ति तो बहुत थी उनके पास उस समय। और मानव स्वभाव आमतौर पर टिट फॉर टैट वाला होता है। मतलब जैसे को तैसा। उनके अपने लोग, उनकी अपनी कम्युनिटी रोज कुचली जा रही थी, जलालत झेल रही थी। क्या उन पर अपनी ही कम्युनिटी का कोई दबाव नहीं रहा होगा कि अब कलम हमारे पास है तो ऐसा कानून लिखो कि अगले 200 साल तक इन सवर्णों को अछूत बनना पड़े? यही तो वो बिंदु है जो एक सामान्य राजनेता और एक स्टेट्समैन के बीच का अंतर तय करता है। अगर अंबेडकर ने प्रतिशोध का रास्ता चुना होता और संविधान में बदला लेने वाली बातें लिखी होती तो क्या होता? तो शायद कभी समानता आती ही नहीं। बिल्कुल। ये सिर्फ हायरार्की को उलटना होता। जो आज नीचे है वो कल ऊपर बैठकर शोषण करता। इससे भारत कभी एक राष्ट्र नहीं बन पाता, बल्कि एक अंतहीन गृह युद्ध में फंस जाता। डॉक्टर यादव का व्याख्यान इस बात को बहुत गहराई से समझाता है कि जिनके पुरखों को मौका मिला था, उन्होंने मनुस्मृति लिखी जो असमानता पर आधारित थी। और जब अंबेडकर को मौका मिला? हाँ, जब अंबेडकर को मौका मिला तो उन्होंने संविधान लिखा जो पूर्ण समता पर आधारित था। उन्होंने बदले की एक भी लाइन नहीं लिखी और समानता को ही चुनना है। इसका जवाब उनके उन 3 गुरुओं में छिपा है जिनका जिक्र इस व्याख्यान में बार बार आता है: तथागत बुद्ध, महात्मा कबीर और ज्योतिराव फूले। अच्छा, तो इन तीनों का प्रभाव था उन पर? जी, आप इन तीनों को देखिए। बुद्ध ने करुणा और प्रज्ञा का मार्ग दिखाया, कबीर ने सामाजिक पाखंड पर चोट की लेकिन सबको साथ लेकर, और फूले ने शिक्षा और समानता की व्यवहारिक नींव रखी। तो वो बस पुरानी व्यवस्था का रंग नहीं बदलना चाहते थे? एग्जैक्टली। उनका उद्देश्य पुरानी इमारत को गिराकर उसी मलबे से वैसे ही नई इमारत बनाना नहीं था। वो एक बिल्कुल नया, आधुनिक और समावेशी समाज बनाना चाहते थे। वो जानते थे कि नफरत की बुनियाद पर टिके कानून कभी भी आधुनिक राष्ट्र को नहीं चला सकते। ये बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है। एक भी लाइन प्रतिशोध की नहीं।
उन्होंने सबको बराबर कर दिया। लेकिन अब यहाँ एक बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट आता है। कैसा डिस्कनेक्ट? अगर उन्होंने इतने व्यापक स्तर पर इतनी समावेशी सोच के साथ देश का बुनियादी ढांचा तैयार किया, तो फिर इतिहास ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया? मुझे याद है जब मैं स्कूल में थी तो हमारी किताबों में उन्हें सिर्फ एक दलित नेता या छुआछूत के खिलाफ लड़ने वाले समाज सुधारक के बॉक्स में फिट कर दिया गया था। ये बहुत ही आम अनुभव है। तो ये डिस्कनेक्ट कैसे पैदा हुआ? एक राष्ट्र अपने सबसे बड़े आर्किटेक्ट को ऐसे कैसे सीमित कर सकता है? देखिए, ये कोई संयोग नहीं था। डॉक्टर यादव के अनुसार ये एक बहुत ही सुनियोजित नैरेटिव सेट करने की प्रक्रिया थी। जब आप किसी विचार को पूरी तरह से खारिज नहीं कर पाते तो आप उसे किसी एक छोटी सी पहचान तक सीमित कर देते हैं ताकि उसका प्रभाव कम हो जाए। बिल्कुल। स्रोत बहुत ही कड़वा सच सामने रखता है कि आजादी के बाद डॉक्टर अंबेडकर के विशाल योगदान को हाशिए पर धकेलने की कोशिश की गई। जरा सोचिए, जिस व्यक्ति ने पूरे देश को उसके अधिकार दिए, उनका साहित्य 1980 के दशक के आसपास ठीक से छपना शुरू हुआ। और मुझे जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाला तथ्य इस वक्तव्य में लगा वो ये है कि डॉक्टर अंबेडकर को भारत रत्न 1990 में मिला, मतलब आजादी के 40 साल बाद। जी हाँ, और उनके निधन के 34 साल बाद। ये तो विडंबना की हद है सच में। बिल्कुल। और डॉक्टर यादव सही कहते हैं कि अंबेडकर भारत रत्न के मोहताज नहीं थे, वो तो खुद एक विश्व रत्न है। लेकिन ये देरी दिखाती है कि सत्ता प्रतिष्ठान उनके विचारों से कितना असहज था। उन्हें केवल दलितों का नेता बता दिया गया, जबकि अगर हम उनके वास्तविक योगदान को समझे तो वो हर नागरिक के जीवन को छूता है। क्या आप इसका कोई उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल, ओबीसी वर्ग के अधिकारों को ही ले लीजिए। हाँ, इस पर मैं गहराई से बात करना चाहता हूँ। आज ओबीसी वर्ग के अधिकारों की बहुत चर्चा होती है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इसका बेस किसने तैयार किया था। वक्तव्य के अनुसार संविधान के अनुच्छेद 15(4), 16(4) और 340 डॉक्टर अंबेडकर की ही देन है। बिल्कुल। और इसके पीछे की कहानी और भी दिलचस्प है। डॉक्टर अंबेडकर भारत के पहले कानून मंत्री थे। उन्होंने महिलाओं के संपत्ति और तलाक के अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया था, जिसका उस समय भारी विरोध हुआ था, है ना? जी, बहुत भारी विरोध। इसके अलावा वो चाहते थे कि अनुच्छेद 340 के तहत ओबीसी के कल्याण के लिए एक आयोग का गठन तुरंत हो। जब तत्कालीन सरकार ने उनकी इन दोनों मांगों, विशेषकर महिलाओं के अधिकार और ओबीसी आयोग को टालना शुरू किया, तो जानते उन्होंने क्या किया? क्या किया? उन्होंने कानून मंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया। ये सच में एक बहुत बड़ी बात है। मतलब आज के दौर में लोग पंचायत का चुनाव हारने के बाद भी सत्ता के आसपास मंडराते रहते हैं, और उस इंसान ने, जिसे पता था कि कानून मंत्री के रूप में उसके पास कितनी असीमित शक्ति है, सिर्फ इसलिए इस्तीफा दे दिया क्योंकि महिलाओं और ओबीसी वर्ग को उनके हक नहीं मिल रहे थे। और फिर भी उन्हें सिर्फ एक दलित नेता कहा गया। यही वो नैरेटिव है जिसे डॉक्टर यादव बेनकाब करते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज जो कामकाजी महिलाएं मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव और ग्रेचुइटी जैसे अधिकारों का फायदा उठाती हैं, क्या उन्हें पता है कि ये किसने सुनिश्चित किया? मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा। ये डॉक्टर अंबेडकर थे जिन्होंने वायसराय की लेबर काउंसिल के सदस्य के रूप में ये कानून बनवाए। उन्होंने मजदूरों के काम करने के घंटे 12 से घटाकर 8 किए। उन्होंने ट्रेड यूनियन के अधिकार सुनिश्चित किए। और वो एक शानदार पत्रकार भी थे जिन्होंने 5 अलग अलग अखबार निकाले। तो अगर उनके योगदान का कैनवस इतना बड़ा था, मतलब वो फेमिनिस्ट मूवमेंट के प्रणेता थे, लेबर राइट्स के चैंपियन थे, ओबीसी अधिकारों के रक्षक थे, तो सत्ता में बैठे लोगों को उनके इन रूपों से डर क्यों लगता था? क्योंकि वो जानते थे कि अंबेडकर का असली दर्शन क्या है। अंबेडकर ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बहुत ही पावरफुल कोट है ये। तत्कालीन सत्ता को ये डर था कि अगर अंबेडकर के विचारों को उनकी समग्रता में पूरे शोषित और पिछड़े वर्ग को पढ़ाया गया तो मजदूर दहाड़ने लगेगा, महिलाएं दहाड़ने लगेंगी, ओबीसी वर्ग दहाड़ने लगेगा। और अगर ये सब जागरूक हो गए तो वो सदियों पुरानी हायरार्की ताश के पत्तों की तरह ढह जाएगी। ये तो है, ज्ञान हमेशा से यथास्थिति के लिए खतरा रहा है। इसीलिए डॉक्टर यादव तीखा तंज करते हैं कि जिन लोगों ने संसद में किसानों और मजदूरों का ये कहकर मजाक उड़ाया था कि ये तेली कुम्हार संसद में क्या करेंगे, उन्हें इतिहास में देशभक्त बना दिया गया। और जिसने अपना पूरा जीवन खपा दिया, उसकी पहचान को एक खांचे में कैद कर दिया गया। ये वाकई में इतिहास के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ है। लेकिन मुझे लगता है कि उनके इस व्यापक और धर्मनिरपेक्ष विजन का जो सबसे पक्का सबूत है वो संविधान की प्रस्तावना की बहस में मिलता है। उस व्याख्यान में इस ऐतिहासिक बहस का जो जिक्र है वो सच में किसी थ्रिलर से कम नहीं है। हाँ, वो घटना संविधान सभा की सबसे महत्वपूर्ण बहसों में से एक है।
ये तब की बात है जब ये तय किया जा रहा था कि प्रस्तावना जो पूरे संविधान का दर्शन है उसकी शुरुआत किस शब्द से होनी चाहिए। जरा सोचिए, एक नया देश जन्म ले रहा है। सदियों की गुलामी के बाद हम अपना कानून खुद लिख रहे हैं और वहां प्रस्तावना की पहली लाइन को लेकर हाथ उठा के वोटिंग हो रही है। जी बिल्कुल। स्रोत बताता है कि एच.वी. कामत, गोविंद मालवीय और शिब्बन लाल सक्सेना जैसे नेताओं ने प्रस्ताव रखा कि संविधान की शुरुआत ईश्वर या महात्मा गांधी के नाम से होनी चाहिए। और यहाँ गोविंद मालवीय का तर्क समझना जरूरी है। उनका तर्क विशुद्ध रूप से एक दक्षिणपंथी और पारंपरिक विचार था। उनका कहना था कि भारतीय संस्कृति धर्म पर आधारित है और जो लोग संविधान की शुरुआत में ईश्वर का नाम नहीं चाहते वो देश की आत्मा के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो उनका पॉइंट था कि बाकी देश करते हैं तो हम भी करें। जी, उनका तर्क था कि जब दुनिया के अन्य देशों के संविधान ईश्वर की स्तुति से शुरू होते हैं तो हम क्यों नहीं। अब अगर कोई सामान्य नेता होता तो वो शायद भीड़ के दबाव में आकर या धार्मिक भावनाओं के डर से इस प्रस्ताव को मान लेता, लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ने कोई लंबी चौड़ी या उग्र बहस नहीं की। उन्होंने लोकतांत्रिक प्रक्रिया का इस्तेमाल किया। जी, उन्होंने कहा चलिए वोटिंग कर लेते हैं। और डॉक्टर यादव के व्याख्यान के अनुसार नतीजे क्या रहे? ईश्वर के नाम के समर्थन में 41 वोट पड़े और विरोध में 68 वोट। और इस तरह डॉक्टर अंबेडकर की तार्किक सूझबूझ के कारण प्रस्तावना की शुरुआत किसी भगवान, अवतार या व्यक्ति विशेष के नाम से नहीं हुई। इसका पहला वाक्य बना, हम भारत के लोग। मैं इस पर एक एनालॉजी देना चाहूंगी। मुझे ऐसा लगता है कि प्रस्तावना किसी भी देश के डीएनए या उसके ऑपरेटिंग सिस्टम की तरह होती है। बहुत ही दिलचस्प तुलना है ये, है ना? डॉक्टर अंबेडकर ने ईश्वर की जगह हम भारत के लोग चुनकर दरअसल भारत के ऑपरेटिंग सिस्टम को थियोक्रेसी यानी धर्मतंत्र से हटाकर डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र पे हार्डवायर कर दिया। बिल्कुल सटीक एनोलॉजी है ये, क्योंकि अंबेडकर और संविधान सभा के दूरदर्शी लोग ये जानते थे कि देश जमीन के किसी निर्जीव टुकड़े से नहीं बनता, देश बनता है वहां के जीवित नागरिकों से। और हम भारत के लोग लिखते ही सब बदल गया। जैसे ही संविधान की पहली लाइन में हम भारत के लोग लिखा गया, इसका मैकेनिज्म समझिए कि क्या हुआ। सैद्धांतिक रूप से उसी एक पल में समाज के सारे ऊंच नीच, सारे जन्मगत विशेषाधिकार शून्य हो गए। सब एक समान स्तर पर आ गए। हाँ, अब वहां कोई ब्राह्मण नहीं था, कोई अछूत नहीं था, कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई नहीं था। राज्य के नजर में सिर्फ नागरिक थे। अंबेडकर जानते थे कि अगर शुरुआत किसी धर्म या ईश्वर के नाम से हुई तो भविष्य में कोई भी बहुसंख्यक वर्ग उसी ईश्वर के नाम पर अल्पसंख्यकों या कमजोर वर्गों को दबाने का जस्टिफिकेशन ढूंढ लेगा। ये कितनी गहरी दूरदृष्टि है। और ये बात हमें सीधे आज के समय यानी हमारे वर्तमान परिदृश्य और वैचारिक युद्ध की ओर ले जाती है। डॉक्टर यादव अपने व्याख्यान में एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स या विरोधाभास की ओर इशारा करते हैं। हाँ, वो बताते हैं कि कैसे आज देश के शीर्ष नेता जब अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जाते हैं तो बहुत गर्व से कहते हैं कि वो युद्ध के नहीं, बुद्ध के देश से आए हैं। लेकिन देश के अंदर की स्थिति कुछ और ही है। स्रोत का दावा है कि जब आप देश के भीतर की राजनीति देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे बुद्ध के विचारों यानी समानता, करुणा और तर्कशीलता के खिलाफ ही एक युद्ध छड़ा हुआ है। व्याख्यान में विशेष रूप से नागपुर का संदर्भ दिया गया है, जो एक विशिष्ट विचारधारा का केंद्र माना जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से अंबेडकर के समतावादी विचारों के विरोध में खड़ा रहा है। जी बिल्कुल। ये एक बहुत ही क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन है और मुझे लगता है कि इसी वैचारिक युद्ध का एक बहुत बड़ा प्रतीक वो मूर्तियां हैं जिनका जिक्र स्रोत में किया गया है। उसमें बताया गया है कि 75 साल लग गए, लेकिन आखिरकार आज जाकर सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति स्थापित हुई है। देखिए, मूर्तियां कभी भी सिर्फ पत्थर या कांसे के ढांचे नहीं होती। वो दरअसल बड़े बड़े सर्वर की तरह होती हैं, जो किसी न किसी विचारधारा को होस्ट कर रही होती हैं। सर्वोच्च न्यायालय में एक बैरिस्टर के रूप में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का स्थापित होना कोई साधारण घटना नहीं है। तो इसका प्रतीकात्मकता क्या है? डॉक्टर यादव इसे इस रूप में देखते हैं कि भारत की सर्वोच्च न्याय व्यवस्था में अंबेडकर की उपस्थिति मनु की उस पुरानी और असमानतावादी विचारधारा पर न्याय और समानता की अंतिम विजय का प्रतीक है। और यहीं से मूर्ति तोड़ने वाली बात का भी तर्क समझ में आता है। स्रोत में एक बहुत ही पावरफुल तथ्य है कि दुनिया में सबसे ज्यादा मूर्तियां तथागत बुद्ध की बनी हैं, और अगर सबसे ज्यादा किसी की मूर्तियां तोड़ी गई हैं तो वो डॉक्टर अंबेडकर की हैं। ये अपने आप में बहुत कुछ कहता है। सोचने वाली बात है कि कोई पत्थर क्यों तोड़ता है।
पत्थर से किसे डर लगता है, इसका साफ मतलब है कि मूर्ति तोड़ने वाला दरअसल उस विचार को डिलीट करना चाहता है जो उस मूर्ति से जुड़ा है। ये इस बात का सबूत है कि अन्याय और भेदभाव करने वाली ताकतों को आज भी उस इंसान के विचारों से खौफ आता है जो दशकों पहले जा चुका है। बिल्कुल। जब एक शोषित वर्ग का व्यक्ति सूट बूट पहने, हाथ में संविधान की किताब लिए डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति देखता है, तो उसके अंदर एक सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट आता है। उसे लगता है कि इस देश और इसके कानूनों पर मेरा भी उतना ही हक है जितना किसी और का। और फिर वो सवाल पूछने लगता है। हाँ, वो सवाल पूछना शुरू करता है, और जब लोग सवाल पूछते हैं तो पुरानी सत्ता और पदानुक्रम की जड़ें हिलने लगती हैं। तो अगर हम आज की इस पूरी लंबी और गहरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कैसे धूल में बैठे एक बच्चे के अपमान ने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के ऑपरेटिंग सिस्टम को जन्म दिया। और हमने उन मैकेनिज्म्स को समझा कि कैसे उनका योगदान सिर्फ एक दलित विमर्श नहीं है। बिल्कुल, बल्कि वो उस हर महिला, हर मजदूर और हर ओबीसी नागरिक के जीवन को सुरक्षित कर रहा है, जिसे शायद ये पता भी नहीं है कि उसके इन अधिकारों के पीछे किस इंसान की रात दिन की मेहनत और कितने इस्तीफे शामिल हैं। और सबसे बड़ी बात हमने ये सीखा कि असीमित शक्ति मिलने पर भी एक स्टेट्समैन कैसे प्रतिशोध के बजाय समानता को चुनता है, ताकि आने वाली पीढ़ियां एक आजाद और शांत देश में सांस ले सकें। ज्ञान तभी सार्थक होता है जब आप उसे उसके सही ऐतिहासिक संदर्भ और उसकी कार्यप्रणाली के साथ समझें। आज जब कोई अपने ऑफिस से काम खत्म करके घर जाता है, या जब किसी परिवार की महिला मैटरनिटी लीव लेती है, तो बस एक पल रुक कर उस इंसान के संघर्ष को याद करना चाहिए जिसे दशकों तक हमारे इतिहास ने एक छोटे से बॉक्स में बंद रखने की कोशिश की। ये बहुत ही जरूरी बात कही आपने। और चर्चा को खत्म करने से पहले डॉक्टर यादव के व्याख्यान के उसी हिस्से से प्रेरित होके मैं एक विचार सबके सामने रखना चाहती हूँ। स्रोत में बताया गया है कि डॉक्टर अंबेडकर ने बुद्ध, कबीर और फूले को अपना गुरु माना, जबकि वो उनमें से किसी से भी व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं मिले थे। उन्होंने उनके विचारों को अपना गुरु बनाया। ये बहुत गहरी बात है आज के समय के लिए। जी, आज के इस हाइपर इन्फॉर्मेशन युग में, जहां हम रोज सोशल मीडिया पे, पॉडकास्ट पे, न्यूज़ रूम्स में हजारों लोगों को सुनते हैं, क्या कभी ये सोचना नहीं चाहिए कि हमारे अदृश्य गुरु कौन है? हम किन विचारों को, किन नैरेटिव्स को अनजाने में अपने दिमाग में इंस्टॉल कर रहे हैं? क्या वो विचार हमें समानता और तार्किकता की ओर ले जा रहे हैं या वापस पीछे धकेल रहे हैं? एग्जैक्टली। क्या वो विचार हमें हम भारत के लोग वाली एकजुटता की ओर ले जा रहे हैं, या फिर वापस उसी पदानुक्रम, उसी नफरत और उसी जन्म आधारित भेदभाव की ओर धकेल रहे हैं जिसे मिटाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी पूरी जिंदगी खपा दी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर गहराई से विचार करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसका जवाब तुरंत मिल जाए, लेकिन आखिर में बात उसी किताब पर आकर टिक जाती है जिसमें हर इंसान बराबर है। उस बच्चे ने अपना वादा पूरा कर दिया। अब उस किताब को बचाना और उस पर अमल करना हम सबकी जिम्मेदारी है।